बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन था उनकी करारी हार हुई है। चारों सीट पर एनडीए गठबंधन जो है वो बाजी मारी है। कहा जा रहा था कि बेलागंज जो है वो 35 सालों से वहाँ सुरेंद्र यादव का राज चला रहा था, उस किले को ढा दी है मनोरमा देवी जो कि जेडीयू की प्रत्याशी थी। इस पर हम बिहार की जनता के पास उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो बेलागंज में जो खेला हुआ है, बिहार में जो खेला हुआ है, उस पर उनकी क्या राय है। क्या कहिएगा जिस तरह से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। बिहार में आज चारों सीट पे चुनाया, चारों ने अच्छा कंटेस्ट भी रहा। हाँ। और अंतिम में जो निर्णय तो एक जीत हार होती ही रहती है। हाँ। तो इसमें चारों में एनडीए की जीत हुई। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया जाए। और लड़ाई तो चलती ही रहेगी। हाँ। कोई नई पार्टियां भी आई थी जो अपने आप को कह रही थी कि हम सीधे 25 का 24 में बदल देंगे। 24 का सीट जो हम जीत हासिल करेंगे वो 25 का राजनीति तय कर लेंगे 24 में और केंद्रित कर लेंगे। ऐसी भी वो अतिशयोक्ति में बोल गए थे और बाकी उन्हें मैं शुभकामना देता हूँ। लेकिन ये समीकरण एक संदेश देता है कि आखिर हर चुनाव, हर रणनीति एक अलग अलग वे में, जितना अतिशयोक्ति में लोग बोलते हैं उतनी अगर धरातल पे काम करे तो जीत उनकी सुनिश्चित हो पाएगी। वरना आप देख लीजिए एक तरफा चारों के चारों क्वीन सिर्फ एनडीए कर दिया। आखिर ये कैसे हुआ भैया? क्योंकि आप जो राजनीति कर रहे थे वहीं दूसरी पार्टियां रणनीति बना रही थी। अरे आपको रणनीति पे ध्यान देना था। आप उस तरह का राजनीति और बातों से करना चाहते थे। हमेशा राजनीति और रणनीति के समावेश से ही किसी रण को जीता जाता है। लेकिन तुमने सिर्फ राजनीति और बोल वचन से जीता और वहीं पे वो रणनीति तैयार होते रहा। उस रणनीति के प्रोफेस में जितने भी जो विपक्ष के थे इंडिया पार्टी वो फंस गई और ये अपने रणनीति में कामयाब हो गए। इसीलिए बार बार गए राजनीति चलेगी, रणनीति के समावेश से ही जीत संभव है। राजनीति रणनीति की समावेश में जो एनडीए है वो आगे निकला और जो एनडीए है वो पीछे चला गया। बेलागंज में कहा जा रहा था कि 35 सालों से सुरेंद्र यादव का किला है, उस किला को कोई नहीं ढा सकता, लेकिन मनोरमा देवी आती है और जीत जाती है वहाँ से। ये गलतफहमी लोगों में एक अजीब सी भावना बनी हुई है कि किला है क्या? अरे लोकतंत्र ही खत्म कर दोगे? किस बात की किला होती थी भैया? राजा का राज है कि किला है? कहाँ का किला? अरे जीत गया 2-3 बार मतलब कि राजा हो गया, किला हो गया? अरे किला मतलब वो राजा के लिए कहा जाता था कि ये राजा है इसलिए उनका किला होता था। तो हम अब इसमें से कोई भी यहाँ नहीं जाएगा, हम सेफ पॉइंट में। क्यों सेफ भाई भैया? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र वोटों से जानी जाएगी, नोटों से नहीं जानी जाएगी। आप ताकत है, बाहुबली है, इसका मतलब किला बना लेंगे? अरे खुला रहेगा वो मैदान जिसमें हम भी खड़ा होंगे, तुम भी खड़ा होगे। अगर ताकत होगी लोकतंत्र में तो वोट की ताकत से जीती जाएगी। ये तुम्हारा भाग्य था कि तुमने 3-4 बार जीता, लेकिन किला और राजा की बात मत क्या करो। आज भी हराने की कुवत रखती है जनता और कल भी हराएगी। लोकतंत्र के लिए हर कोई को आगे आना होगा। जिसमें ये भावना जग जाएगी कि हम राजा और 35 साल से किला बना दिया है, उन्हें हारना भी जरूरी है। लोकतंत्र समीकरण की बात लगातार कर रहे थे आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, कहाँ फेल हो गया समीकरण? सर देखो यही तो बात होता है। समीकरण की बात तो वो करते हैं लेकिन अपने ही कार्यकर्ता को वो नाराज कर देते हैं। जब वोट देने की बात होती है, जब टिकट देने की बात होती है तो बाहर से ले आते हैं, लोग को खड़ा कर देते हैं। अपनी कार्यकर्ता उनका जूता घीसे जा रहा है, बार बार सीट मांग रहा है। कोई चाह रहा है कि इतने परसेंटेज से इतने वोट दे और आपकी तो टिकी हुई थी एमवाई पे, लेकिन आप जिसको मर्जी उसको कर दे रहे, इसको धराशायी कर दिए, जिससे आपका वोट बैंक भी खिसका और वोट बैंक खिसकने का कारण हो गया कि आपकी हार सुनिश्चित हो गई। क्या लगता है इस उपचुनाव में जो हार मिली है आरजेडी को, इससे 2025 के जो चुनाव होगा उसमें कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा सर, चाहे जितने भी कर लो प्रभाव तो पड़ेगा। अब उन्हें आत्ममंथन करने का समय है। हर नाकामी एक कामयाबी की सीढ़ी तय करता है। अगर आप इससे सीख लेते हो तो, अगर आप सीख नहीं लेते हो तो आप धरातल पे जाने के लिए भी तैयार रखना। अब आपको तय करना है कि इस कमियों से हमने कितना सीखा और 25 की जोरदार लड़ाई किसने? लड़ाई तो होगी लोकतंत्र में, कोई मायने नहीं रखता कौन जीता कौन, ये तो चलते रहेगा भैया, लोकतंत्र का खेल है। लेकिन कितनी मजबूती से तुमने सीखा या फिर अपने अतिशयोक्ति में रहा कि हम तो राजा हैं फिर जीत जाएंगे, अगर इस भावना में रहे तो याद रखना ये लोकतंत्र है। और वो परिस्थितियां भी बदल गई है। जब परिस्थितियां थी, जब लोग करते थे, हम जब पढ़ाई करते थे तो हम जानते थे कि ये हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन आज जो भारत बना है ना वो कुर्सी प्रधान देश है। आज कुर्सी के लिए हर कोई काम करता है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां, हमें कुर्सी चाहिए इनके प्रकरण। तो इस भावना में तुम्हें भी उतरना होगा और सीधे कोई बदल नहीं जाता है। कोई बहते हुए पानी में दीवार कर दे तो पानी की बिखराव कहीं भी चली जाएगी, इसलिए उन्हें एक कैनाल बनाना पड़ता है। उसी तरह से एक रूपता से आपको सोच समझ से कैनाल बना के लड़ाई को जोरदार तरीके से 25 में आके मैदान को शुरुआत करना होगा आरजेडी को। क्या लगता है जिस तरह से बिहार में उपचुनाव हुआ है, चारों सीट पर आरजेडी पूरी तरह से फेल हो गई है, इसको किस तरह देख रहे हैं?
देखिए उपचुनाव जो होता है जिसकी सरकार होती है मोस्टली जो है ना वही लोग निकलते हैं। ये कोई माने नहीं रखता है। बाकी जो 25 का दंगल होगा वो बहुत ही आरजेडी के पक्ष में ही होगा। लगातार एमवाई समीकरण की बात कर रहे थे आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव की एमवाई समीकरण मेरे साथ है, लेकिन बेलागंज में जिस तरह से देखने को मिला है कि पूरी तरह एमवाई समीकरण फेल हो गई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? वही बताए ना कि ये जो मध्यावधि चुनाव होता है उसमें सरकार का सेटिंग होता है। उसमें जो है ना चुनाव फ्लॉप हो ही जाता है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या लगता है बिहार में उपचुनाव हुआ है, चारों सीट पर कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो बाजी मारी है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से फेल हो गई, इसको किस तरह से? एनडीए गठबंधन बाजी मारी है। हाँ, तो हम तो पहले भी ऑन कैमरा बोले हुए थे कि खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग को समझ में आ रहा था। और जो जन स्वराज को इतना हीन दृष्टि देख रहे हैं ना, आज पहली इलेक्शन में जन स्वराज ने दिखाया कि हम कितना वोट ला सकते हैं। तो तेजस्वी यादव की लड़ाई अब दूसरी स्थान की हो गई है। पहली स्थान में तो फिसल गए हैं, दूसरी स्थान की लड़ाई चल रहा है कि जन स्वराज आगे होगा कि तेजस्वी आगे होगा। क्या लगता है जन स्वराज के आने से आरजेडी पर कोई इफेक्ट पड़ा है, इसका प्रभाव पड़ा है? पड़ा नहीं है। बेलागंज में देखे इनको मुसलमानों छोड़ा। इस इलेक्शन में एक नया बात हुआ कि मुसलमान भी इनको छोड़ा, जादवों छोड़ा। मुसलमान छोड़ा बेलागंज में, तो जादव छोड़ दिया रामगढ़ में। रामगढ़ में सारा जादव जो है ना वो सब चले गए एथी पर, बसपा पर। और बेलागंज में मुसलमान लोग चले गए जन स्वराज पर। तो इनको दोनों जो समीकरण है छोड़ दिए हैं। अभी तीसरी स्थान दूसरी स्थान के लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कभी नहीं जीतेंगे। 2025 में तो कोई सवाल नहीं उठता है। अगर 25वां से 26वां सीट भी लावेंगे तो बहुत बड़ी बात। कौन सी ऐसी समस्या थी जिससे एमवाई समीकरण की बात करने वाले आरजेडी पूरी तरह से फेल हो गए, एमवाई समीकरण उनके साथ नहीं रह सका? एम के वोट लीजिएगा, एम से सारा भर के वोट लीजिएगा, एम को सीट नहीं दीजिएगा। सन ऑफ अल्लाह को 2 सीट और सन ऑफ मल्लाह को 3 सीट, जिसका 1.5% जनसंख्या है। और जातीय जनगणना करा के करते हो कि जिसकी हिस्सेदारी उतना ही उसकी भागीदारी। तो हिस्सेदारी वाला को तो तू साइड कर दिया, 1.5% वाला को 3 सीट दिया सन ऑफ मल्लाह के। और 18% जो जनगणना है जो सही है या गलत है जो पेश किया गया, ओकरा मात्र 2 सीट थमाया गया। और 55 गो ऐसे सीट है जहां मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दे दिया जाता, जहां से मुस्लिम जीत सकता है। आज मुसलमानों के कहीं नहीं अब समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। तो इसीलिए वो जन स्वराज की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आरजेडी से नाराज हो चुके हैं। नाराज हो चुके हैं। उनको अब समझ में आने लगा कि कांग्रेस ने तो हमको टोपी पहनाया था, कटोरा दिया था। अब और इन लोग जो है सब लग रहा है कटोरवो मेरा छीन लेंगे। अब खाली दारियाँ बिछाते हम लोग रह जाएंगे। क्या कहिएगा, आरजेडी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गई है उपचुनाव में बिहार में? अरे भैया ये 2024 झांकी था, 25 का विधानसभा चुनाव बाकी है और इसमें मुंह छिपा के बिहार से झारखंड चले गए नेता विरोधी दल। भाग गए बिहार से चले गए, मुंह दिखाने के लिए भी नहीं आए कि क्या कमी बेसी था, किस कारण से चारों 0 पे आउट हो गए हम। तो अरे भैया आप पार्टी के नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को अविलंब हटाया जाए। नेता विरोधी दल हो या प्रदेश अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह, उनको भी हटाइए। अरे जो अपने परिवार के बारे में सोचता हो वो पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में क्या सोचेगा, उसको भी हटाइए। दीमक के तरह पार्टी को खत्म कर देगा ये लोग। लगातार एमवाई समीकरण की बात कर रही थी आरजेडी, कहाँ फेल हो गई? अरे क्या माई समीकरण जी, अरे आप ही ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड में आप 6 सीट पर लड़े, एक भी मुसलमानों को नहीं दिया। बिहार में आप 4 सीट पर उपचुनाव लड़ रहे थे, एक भी मुसलमानों को नहीं दिया। मुसलमान क्या बंधुआ मजदूर है कि आपको वोट देगा? मुसलमान के हाथ का कठपुतली हो गया है कि वोट देगा? मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग अब आरजेडी से साफ नाराज हो चुके हैं। अरे ओ सामा के आ जाने से और कारी सोहेब फातमी जितना भी पुराना लीडर है जो राष्ट्रीय जनता दल में 35 सालों से मलाई खाया, उसके रहने से क्या
बंधुआ मजदूर है, उसके कहने से वोट दे देगा मुसलमान। अरे वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया 90 वाला कि जो आपको मुसलमान कह देता था नेता की वोट दे देता था राजद को। अब वो जमाना नहीं है। हिस्सेदारी मिलेगी तो वोट भी मिलेगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो वोट भी नहीं मिलेगा। मुसलमान किसी का बदुआ मजदूर नहीं है। अगर उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी तो वोट मिलेगा, अगर नहीं हिस्सेदारी मिलेगी तो वोट नहीं मिलेगा। ये साफ कहना था मुस्लिम भाई का और वो आप साहब आरजेडी से नाराज हो चुके हैं। मैंने तमाम जनता से बातचीत करने का प्रयास किया, उनसे प्रयास किया कि जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है बिहार में उन पर उनकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया वो दी है। हालांकि इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।